2025 का विधानसभा चुनाव जो अभी हाल में बिहार में हुआ है, उसका रिजल्ट आने के बाद सरकारी व्यवस्था, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे जो तंत्र हैं, वो बिल्कुल ठीक वैसे ही रहे जैसे चुनाव से पहले था। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने। ठीक इसी तरह सारी व्यवस्थाएं लागू हुई, लेकिन जो बड़ा उलटफेर रहा वो ये कि पिछली बार के चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर था, इस बार पहले नंबर पर आ गए हैं 89 सीट लाकर, जबकि वहीं पे दूसरे नंबर पर जदयू आए और तीसरे नंबर पर, जो कि पिछली बार पहले नंबर पर आरजेडी था, इस बार तीसरे नंबर पर आ गए। इस बार एनडीए को भारी संख्या में बहुमत मिला, 243 में से 202 सीट एनडीए सरकार को मिला और एनडीए इसी के साथ फिर से अगले 5 साल के लिए अपना मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाए। अब इसमें जानने वाली बात और देखने वाली बात यह है कि अचानक से बीजेपी को इतना सीट, यानी कि एनडीए को इतना ज़्यादा सीट कैसे मिल गया? आखिर क्या कारण रहा जो इस तरह से जो सामान्य विचारधारा थी, जो ज़मीनी हकीकत था, जिस तरह से लोग वहाँ पे बोल रहे थे, दोनों ही तरह की बातें हो रही थी कि या तो एनडीए बनेगी या तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, दोनों में से कोई एक स्पष्ट नहीं था। वहीं पे तीसरी पार्टी भी थी, एक तीसरा विकल्प था जनसुराज का। तो इतनी सारी बातों के बीच में अचानक से इस तरह से बड़ा उलटफेर होना और महिलाओं का वोटर सबसे ज़्यादा होना, इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वोटिंग में। और यह भी एक कारण है कि बीजेपी का इस तरह से जीत कर आना, एनडीए की सरकार इस तरह से बनना, इतने सारे संख्या में जो सीटें मिली, तो उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं महिलाएं भी हैं। महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर वोटिंग किया, इस बार बिहार में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन जो कहीं ना कहीं मुझे भी यह समझ में आता है कि जो महागठबंधन की पुरानी जो सरकार थी आरजेडी की, अगर आप उसको देखें, जो पहले जिस तरह का जंगल राज और जिस तरह का भ्रष्टाचार के बारे में बताया जाता है, वो सब था। तो अगर महागठबंधन जीत कर आती थी तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह शंका या भय हो सकता था कि अगर यह जीत कर आएगी तो ये फिर से पुनः उसी तरीके से उसी भ्रष्टाचार के रास्ते पर ना चल पड़े बिहार, जो अति पिछड़ा है, और ना पिछड़ जाए। तो इसके कारण भी हो सकता है कि एनडीए की सरकार को चुना गया। लेकिन उसके बाद और भी अगर कई चीज़ें देखें, जैसे कि इस बार महिलाओं का वोटिंग सबसे ज़्यादा रहा, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पुरुषों का कम रहा। पुरुषों का कम होने का कारण यह भी होता है कि बहुत सारे पुरुष जो है वो बिहार के बाहर रोजगार के लिए गए होते हैं, महिलाएं वहाँ होती हैं, तो महिलाओं का वोटिंग ज़्यादा हो जाता है, यह भी एक कारण है। उससे भी ज़्यादा जो आश्चर्यजनक बात रही वह यह रही कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे नहीं रोका, जब एक जीविका दीदी के नाम पे 10-10 हज़ार रुपये प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक नहीं 10 लाख महिलाओं को जो दिया गया। अगर आप वो देखें तो ठीक इलेक्शन से कुछ दिन पहले दिया जाता है, दोनों ही चरणों में, तो उसे क्यों नहीं रोका गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। अगर आप किसी बिहार में स्पेशली अगर आप किसी घर में 10,000 रुपया दें, मजदूरों के घर में या गरीब घर में, मध्यम परिवार और निम्न वर्गीय में अगर 10,000 रुपये किसी महिला को भेजते हैं, तो उस महिला से वोट प्रभावित जरूर होता है कि एक घर में अगर 4 लोगों को भी मान लें कि वोटर होंगे, तो 10,000 दिया एक घर में, तो 10 लाख दिया, तो मतलब 40 लाख वोट सीधे तौर पर प्रभावित होता है। इस पे इलेक्शन कमीशन को जरूर बोलना चाहिए था, रोक लगाना चाहिए था। यही नहीं, सिर्फ 10 हज़ार रुपये ही नहीं दिए गए, उनको यह भी बताया गया कि आपको 2 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। अब बिहार जैसी जगहों पे जो अत्यंत पिछड़ा जगह है, जहाँ के लोग अगर आप देखें मध्यम वर्ग से जो निम्न वर्ग में जो लोग हैं, उनको अगर आप देखें तो उनके लिए 10,000 रुपये एक बड़ी राशि होती है। अगर आप सीधे तौर पर किसी को 10,000 रुपया देंगे और उनको बोलेंगे आपको 2 लाख तक मिलेगा, तो उनके लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इन सब के बीच जो सबसे बड़ा मुझे और कारण नज़र आ रहा है, वह यह भी नज़र आ रहा है कि मैं दरअसल जो बाहर के लोगों को देखता हूँ और जब बिहार में जो लोग रह रहे हैं दोनों को देखता हूँ, दोनों की मानसिकता को जब समझने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे यह समझ में आता है कि यहाँ के लोग उद्योग चाहते हैं, यहाँ के लोग अपने राज्य से नहीं बल्कि अपने देश से बाहर भी जाकर उद्योग करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं।
लेकिन बिहार के लोगों की मानसिकता है कि उनको अपने बच्चों को रोज़गार दिलाना है, बिहार के बाहर में। बिहार के बाहर जाके वो रोज़गार करें, ये उनके लिए एक अचीवमेंट माना जाता है। तो तो अब अगर मोदी सरकार वहाँ जाके बोलते हैं कि आपको सहरसा से लेके बम्बई तक का एक स्पेशल ट्रेन दिया जाएगा और तमाम तरह की आने-जाने की सुविधाएँ अलग-अलग दी जाएँगी। अभी जैसे पूर्णिया में एयरपोर्ट लाया गया, तो यह सब एक बड़े-बड़े कारण हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। क्योंकि वहाँ के लोगों को क्या चाहिए? वहाँ के लोगों को जो दरअसल में भविष्य के लिए चाहिए, उसे नहीं समझकर जो मनीष कश्यप जो ज़मीनी बात करता है, ज़मीनी हकीकत की बात करता है, सरकार से सीधे-सीधे सवाल पूछता है, लोगों से, वहाँ की व्यवस्था से सवाल पूछता है, वह भी लोगों की समझ में नहीं आया, वह भी हार गए। इस तरह से बहुत सारे आपको वहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स दिखेंगे, जहाँ के लोग उनको नहीं चुन रहे हैं जो दरअसल में हकीकत बात कर रहे हैं, जो चुनावी मुद्दे की बात कर रहे हैं, ज़मीनी बात कर रहे हैं, जो हमारे भविष्य की बात कर रहे हैं, वो लोग नहीं जीते जाते। आप कन्हैया कुमार को देख लीजिए, भले ही वो किसी पार्टी से हो, वो क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार एकमात्र ऐसे कांग्रेस के नेता हैं बिहार में, या मैं बोलता हूँ पूरे बिहार में जो अभी के नेता हैं जितने भी, उनमें से एक ऐसे नेता हैं वो, जो सदन में बैठकर वास्तविक सवाल पूछकर सरकार को घेर सकता है। जिनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी भी तरीके के सवाल का जवाब दे सकते हैं और किसी भी मुद्दे पर काफ़ी अच्छा बातें कर सकता है, काफ़ी अच्छा डिबेट कर सकता है। वो अभी तक सदन नहीं पहुँचे। पूर्णिया में अगर आप देख लीजिए तो पप्पू सिंह, उदय सिंह, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया पिछली बार जब वो सांसद रहे, वो हार जाते हैं। ऐसा तमाम तरह का आपको एग्जाम्पल्स वहाँ देखने को मिलेगा। जो अच्छे-अच्छे लोग, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो बुनियादी बातें कर रहे हैं, वो सब के सब हार जाते हैं। और जीत कर कौन आते हैं, आप उनका हिस्ट्री देखिए, उनके बारे में पता कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ सारे नेता, लेकिन जीत कर जितने आए हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं। आप उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में हिस्ट्री देखिए, वो किस तरह के लोग हैं, क्या कर रहे हैं। तो समझ में आता यह है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी जी को देखकर, बीजेपी को देख, लेकिन जिस तरह से जनसुराज का परफॉर्मेंस रहा इस चुनाव में, वह बहुत ही चिंताजनक हो सकती है। अगर आप उस पर गौर से सोचें, समझें, तो जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिलना, जो कि वह एकमात्र व्यक्ति था जिन्होंने पूरे चुनाव के दौरान बुनियादी बातें की। जिन्होंने कहा कि पलायन रुकना चाहिए, उद्योग आना चाहिए, अशिक्षा कम होनी चाहिए, लोगों में शिक्षा बढ़ना चाहिए, लोगों का इनकम बढ़ना चाहिए, लोगों को अन्य राज्यों पे आश्रित नहीं रहना चाहिए, अपने ही राज्य में आकर काम-धंधा करना चाहिए। उसके लिए वो सरकार काम करेगी। अगर जनसुराज सत्ता में आती है तो इस चीज़ों के ऊपर काम करेगी, जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर की, जो बिल्कुल भविष्य में जो ज़रूरत है वहाँ के लोगों को, उसके लिए जो आवाज़ उठाई गई जनसुराज पार्टी के द्वारा, उस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलना, यह बहुत ही बड़ा चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात क्यों है? वो इसलिए है कि जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, अगर आप उनसे पूछिए, तो आपको समझ में आता है कि आखिर असल में तकलीफ़ क्या है अपने घर से दूर रहने का। और यह बात किसी और ने नहीं कही, यह बात सिर्फ़ प्रशांत किशोर ने कही कि हम उसे वापस ला सकते हैं अपने गाँव में, अपने शहरों में, अपने घरों में। लेकिन उनको एक भी सीट नहीं मिला। मैं बोलता हूँ कि चलिए वो जीत कर नहीं आते, सत्ता में नहीं आते, लेकिन 2, 4, 10 सीटें तो आनी चाहिए थी। वो भी सीट नहीं आया। चलिए मैं एक तरफ समझता हूँ कि प्रशांत किशोर लोगों को समझ में नहीं आए। शिवदीप लांडे, वो कैसे लोगों को समझ में नहीं आए, जिन्होंने महाराष्ट्र से आके बिहार में, और जब वो सर्विस में थे, तो उन्होंने किस तरह से काम किया, लोगों ने कितना सराहा उनके काम को, और वो हार जाते हैं। चलिए वो भी एक मान लिया कि समझ में लोगों को नहीं आया, वो भी हार गए। केसी सिन्हा जी,
इतने बड़े विद्वान वो कैसे हार जाते हैं? वो भी लोगों के समझ में नहीं आया, वो भी हार गया। और जीतने में आप देखिए कौन जीत रहा है? मैथिली ठाकुर। मान लिया कि वो एक बेहतरीन सिंगर हैं, देश दुनिया में उनका नाम है, यह सब समझ में आता है, लेकिन उनको राजनीति का क्या पता है? मात्र 25 साल की है वो, और वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। आनंद सिंह हत्या के आरोप में जेल में है और वो बहुत अच्छे से जीत कर आते हैं। तेज प्रताप यादव को अगर आप देख लें, अगर तेज प्रताप यादव लोगों को समझ में नहीं आया तो तेजस्वी यादव लोगों के समझ में कैसे आ जाता है? क्योंकि तेज प्रताप यादव तो वो इंसान है, बिहार में टूरिज्म का इतना बड़ा अवसर है, बिहार में उद्योग का इतना बड़ा अवसर है, कृषि का इतना बड़ा अवसर है, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार कहाँ है? और यह सोचने की बात है, यह मानसिकता दर्शाता है कि हम इस तरह से पीछे क्यों हैं, क्योंकि हम आज तक यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कौन से व्यक्ति को वोट देना चाहिए, कौन से नहीं। मैं बोलता हूं कि चलिए बीजेपी एनडीए की सरकार की जीत तो होती ही, वो इतनी बड़ी पार्टी बनकर आई, 202 में से अगर 20-30 सीटें कम भी आती तो भी सरकार उसकी ही बनती। मैं एनडीए के खिलाफ नहीं हूँ, मैं महागठबंधन के फेवर में भी नहीं हूँ, मैं अन्य किसी प्रत्याशी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक मानसिकता की बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं हम ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा कर पा रहे हैं जो पढ़ लिख कर, जो हमसे हमारी भविष्य के बारे में, हमारी बुनियादी ज़रूरतों के बारे में बात कर रही है, हम उनके बारे में सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? मैं बोलता हूँ अगर ऐसे 50 में से 10 लोग भी जीत जाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन बात कुछ और है। लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे नकारा जा रहा है। तो उससे तो यही समझ में आ रहा है कि हम सब जो लोग हैं, हम सब ने यह सोच लिया है कि हमें देश और दुनिया को आगे बढ़ाना है, बिहार को नहीं। क्योंकि अगर आप एक सरकार को जो कई सालों से, कई टर्म से है, उसको आप इतनी बड़ी सीट दे रहे हो बिना उस तरीके का काम किए हुए जो उनको करना चाहिए, तो इससे तो साफ साफ दर्शाता है कि हम बिहार के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच रहे। हम सोच रहे हैं देश और दुनिया में कैसे भारत आगे बढ़े, दुनिया भर में कैसे भारत का नाम हो। लेकिन हमारे घर में चाहे कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ कि दुनिया भर में भारत का नाम हो। मैं चाहता हूँ कि भारत बहुत ही